चलो देखते हैं इन 20 में से आप कितने सवाल सही कर पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है प्रैक्टिस सेट 20 में, जहां हम लेकर आए हैं पिछले वर्षों में पूछे गए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपना स्कोर कमेंट में निश्चित रूप से बताइएगा। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय का उल्लेख है? तो अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट करते चलिएगा। तो भारतीय संविधान में अगर हम बात करते हैं कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है, तो ये है 3 प्रकार का न्याय का उल्लेख है। कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? तो 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो कि कौन कौन से न्याय है? तो एक तो सामाजिक न्याय है। कौन सा न्याय है? एक तो सामाजिक न्याय है, दूसरा आर्थिक न्याय है, तीसरा राजनीतिक न्याय है। कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था किया गया, बात किया गया? तो 3। एक तो सामाजिक न्याय हो गया, आर्थिक न्याय हो गया, राजनीतिक न्याय हो गया। ठीक, अगर हम बात करते हैं कि प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 को अपनाई गई। प्रस्तावना को कब अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। हालांकि आपसे ये भी पूछा जाए कि संविधान को कब अपनाया गया, तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया जाता है। ठीक, और संविधान दिवस कब मनाया जाता है? अगर हम संविधान दिवस की बात करते हैं तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्या संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान जो दिवस है वो 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं इस संविधान 26 जनवरी और लागू कब होता है संविधान? देखिए अपनाया कब जाता है? तो 26 नवंबर 1949 को। लेकिन लागू करने की बात करें, अगर हम संविधान की लागू करने की बात करते हैं कि संविधान लागू कब होता है, तो 26 जनवरी 1950 को क्या होता है? लागू होता है। अच्छा, प्रस्तावना किस चीज़ से शुरू होता है? तो प्रस्तावना की बात करते हैं तो हम भारत के लोग से शुरू होता है। ठीक, हम भारत के लोग से शुरू होता है। प्रस्तावना किससे शुरू होता है? तो हम भारत के लोग से शुरू होता है। ठीक, उसके बाद इसमें एक संशोधन होता है। कौन सा संशोधन? 42वां संशोधन होता है, जिसको मिनी, ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी बोलते हैं। ठीक, इसमें क्या किया जाता है कि प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े जाते हैं। ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े जाते हैं। ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े जाते हैं। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहलाती है। प्रस्तावना क्या कहलाती है? तो संविधान की आत्मा कहलाती है। ठीक है, अगर हम इसके आदर्श की बात करते हैं तो न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है और बंधुता है। इसके प्रस्तावना के क्या है? तो प्रस्तावना के ये आदर्श हैं। ठीक, उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 2 नंबर प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? पिट्स इंडिया एक्ट की बात करते हैं तो कब पारित होता है? तो पिट्स इंडिया एक्ट की बात करें तो पिट्स इंडिया एक्ट पारित होता है 1784 में। पीट कर क्या किया गया? अलग कर दिया गया, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया इसमें। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की व्यवस्था किया जाता है। 1773 में आता है रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा एक्ट? रेगुलेटिंग एक्ट आता है। रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में। कौन सा एक्ट आता है? तो रेगुलेटिंग एक्ट आता है। ठीक, 1784 में क्या आता है? तो 1784 में आपका पिट्स इंडिया एक्ट आता है। और 1793 में बात करते हैं क्या होता है कि प्रथम चार्टर एक्ट आता है। ठीक है, चार्टर एक्ट की शुरुआत होती है 1793 से। ठीक, उसके बाद 1813 में क्या होता है? तो 1813 में द्वितीय चार्टर आता है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें महत्वपूर्ण अगर हम बात करते हैं तो इसमें ईसाई धर्म का भारत में आगमन होता है। ईसाई मिशनरियों का क्या होता है? भारत में आगमन होता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की और बात कर लेते हैं। तो ये जो है पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित होता है? तो 1784 में पारित होता है। और किसके द्वारा पारित होता है? तो ब्रिटिश संसद की अधिनियम के द्वारा पारित होता है। ठीक है, इसमें 2 चीज़ की व्यवस्था किया जाता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की जाती है, कंपनी पर सरकार का नियंत्रण ताकि स्थापित हो सके। किसका? कंपनी पर सरकार का नियंत्रण स्थापित हो सके। और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की व्यवस्था किया जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या काम होता है? तो कंपनी से संबंधित कार्यों को देख रेख करना होता है। ठीक है, गवर्नर जनरल की इसमें क्या की जाती है? तो शक्ति को बढ़ाई जाती है। भारत मामलों में ब्रिटिश हस्तक्षेप होता है। भारत मामले में क्या होता है? ब्रिटिश हस्तक्षेप होता है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है 3 नंबर कि निम्न में कौन सा राज्य चावल का कटोरा कहलाता है? निम्न में कौन सा राज्य चावल का कटोरा कहलाता है? अगर आपको आंसर पता हो चलिएगा, निम्न में से कौन सा राज्य चावल का कटोरा कहलाता है? तो चावल का कटोरा कहलाता है छत्तीसगढ़। ठीक है, हालांकि आंध्र प्रदेश अगर ऑप्शन में होता
आंध्र प्रदेश भी अगर छत्तीसगढ़ ऑप्शन में ना हो, आंध्र प्रदेश हो, तो आंध्र प्रदेश को भी क्या कहते हैं, चावल का कटोरा कहते हैं, ठीक। और छत्तीसगढ़ को भी भारत के चावल का कटोरा कहते हैं, ठीक है। पंजाब को क्या कहते हैं, तो पंजाब को क्या कहते हैं, पंजाब को कहते हैं गेहूं का कटोरा। भारत का गेहूं का कटोरा किसको कहते हैं, तो पंजाब को कहते हैं, ठीक है। गेहूं का कटोरा, ठीक है। गेहूं का कटोरा किसको बोलते हैं, तो पंजाब को बोलते हैं, ठीक। गेहूं का कटोरा किसको बोलते हैं, तो पंजाब को बोलते हैं, ठीक। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ को क्या बोलते हैं, तो धान का कटोरा बोलते हैं। और छत्तीसगढ़ का गठन कब होता है, तो 1 नवंबर 2000 को होता है। और 15 नवंबर 2000 को किस राज्य का गठन होता है, तो झारखंड का होता है। किसका होता है जी, तो झारखंड का होता है। बिहार से अलग कर दिया जाता है झारखंड को, ठीक है। और राजधानी, छत्तीसगढ़ की राजधानी की बात करते हैं, कहाँ, तो रायपुर है, जयपुर नहीं है। जयपुर किसकी राजधानी है, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और ये किससे अलग होता है, किस राज्य से अलग होता है छत्तीसगढ़, तो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होता है। किस राज्य से, तो मध्य प्रदेश से अलग होता है। और यहाँ की प्रमुख नदी की बात करते हैं, तो कौन सा प्रमुख नदी है, महानदी है। और यहीं पर भिलाई इस्पात संयंत्र है। कौन सा इस्पात संयंत्र है, स्टील प्लांट कौन सा है, तो भिलाई। किस देश की सहायता से, तो रूस की सहायता से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसको लागू किया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब आता है, तो 1956 से 1961 तक चलता है। क्या, कब से कब तक, तो 1956 से 1961 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना चलता है। कौन सा मॉडल पर आधारित होता है, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर क्या रहता है, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित रहता है। कौन सा मॉडल होता है, पीसी महालनोबिस मॉडल होता है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ में अगर हम यहाँ की बात करते हैं, कोरबा बिजली उत्पादन में बिजली उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। और यहाँ पर धान की विविध किस्में उपजाई जाती है। और ज़्यादा धान उपजाने के कारण इसको क्या कहते हैं, भारत का धान का कटोरा कहते हैं, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। क्या भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट करते चलिएगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम देते हैं, आप क्या कर लीजिए, आप कर लीजिए कमेंट, ठीक। उसके बाद बात करते हैं कौन सा आपका अनुच्छेद है जो कि चुनाव से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद है जो कि चुनाव से संबंधित है, तो अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। 52 में क्या है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 52 में चर्चा है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। भारत का क्या होगा, तो एक राष्ट्रपति होगा। 52 में चर्चा है, ठीक है। 60 में क्या है, 72 में क्षमादान है। 72 में क्या है, क्षमादान है, ठीक है। 72 में क्या है, क्षमादान है, ठीक। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 54 जो है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। और किसके द्वारा चुनाव कराया जाता है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया आपके, ठीक है। तो निर्वाचक मंडल द्वारा चुनाव कराया जाता है। किसके द्वारा, निर्वाचक मंडल द्वारा चुनाव कराया जाता है, ठीक। और कौन कौन से लोग भाग लेते हैं, तो सांसद और विधायक भाग लेते हैं, ठीक है। क्या इसमें मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, तो हाँ, मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। क्या, मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, तो हाँ लेते हैं, ठीक है। इसमें कौन सा प्रणाली अपनाया जाता है, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाया जाता है, ठीक है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाया जाता है। एकल हस्तांतरणीय मत का प्रयोग किया जाता है। क्या, एकल हस्तांतरणीय मत का प्रयोग किया जाता है। कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष का होता है। क्या इसका पुनः चुनाव संभव है, तो बिल्कुल है। 56 में क्या किया गया है, कार्यकाल की बात किया गया। 56 में कार्यकाल की बात किया गया है कि इसका कार्यकाल कितना होगा। 56 में और 57 में बात किया गया है कि इसका कोई भी व्यक्ति कितना बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक। और अनुच्छेद 60 में क्या है, तो शपथ है। और 61 में क्या है, तो 61 में महाभियोग है। 61 में क्या है, तो 61 में महाभियोग है, ठीक है। और एक चीज़ें आई थिंक मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। इसके चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है। अब इन भारत के राष्ट्रपति कौन से क्रम के हैं, तो 15वें। और हैं कौन, तो द्रौपदी मुर्मू है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है। प्रतिभा सिंह पाटिल याद रख सकते हैं, ठीक। उसके बाद बात करते हैं कि अध्यादेश के पावर किस में है। अध्यादेश की अगर हम शक्ति की बात करते हैं, तो अध्यादेश की शक्ति किस में है, तो 123 अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश की शक्ति है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं
कि राष्ट्रपति शासन की किस अनुच्छेद में चर्चा है? राष्ट्रपति शासन की किस अनुच्छेद में चर्चा है? तो ये है किसमें? 356 में। किसमें है? तो 356 में। 352 में क्या है? तो राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने की शक्ति है। 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल लागू करने की शक्ति है। 360 में क्या है? तो वित्तीय आपातकाल लागू करने की। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन हुए? भारत के अगर हम प्रथम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। कौन हुए? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, अगर हम राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति की बात करते हैं, कार्यपालिका शक्ति किसमें है? तो कार्यपालिका शक्ति की बात करते हैं तो ये है अनुच्छेद 53 में। किसमें है? तो अनुच्छेद 53 में है। अच्छा, ये जो राष्ट्रपति होते हैं संसद के अंग होते हैं। क्या? संसद के अंग होते हैं। संसद के कितने अंग होते हैं? तो संसद के 3 अंग होते हैं। एक तो लोकसभा होता है, दूसरा आपका राज्यसभा होता है। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा राज्यसभा होता है। और तीसरा होता है राष्ट्रपति। तीसरा कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, कोई भी विधेयक कानून कब बनता है? जब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जब उस पर हस्ताक्षरित कर देते हैं, सिग्नेचर कर देते हैं, तो उसके बाद वह बिल क्या हो जाता है? वह जो विधेयक है, वो जो बिल है वो एक्ट बन जाता है, यानी अधिनियम बन जाता है, या फिर कानून बन जाता है। वो अधिनियम बन जाता है। ठीक, वह क्या बन जाता है? तो अधिनियम बन जाता है। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है चौरा चौरी कांड किस वर्ष हुआ था? अगर हम चौरी चौरा कांड की बात करते हैं, कब होता है? तो चौरी चौरा जो कांड होता है 1922 को होता है। कब होता है? 1922 को होता है। 1919 में क्या होता है? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। क्या होता है? जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। 1920 में क्या होता है? असहयोग आंदोलन की शुरुआत होता है। 1920 में क्या होता है? असहयोग आंदोलन की शुरुआत होता है। असहयोग आंदोलन की क्या होता है? इसमें शुरुआत होता है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत होता है किसके नेतृत्व में? तो गांधी जी के नेतृत्व में। ठीक, असहयोग आंदोलन शुरू होता है। और 1925 में क्या होता है? तो 1925 में काकोरी ट्रेन को लूट लिया जाता है। ठीक है, काकोरी ट्रेन को लूट लिया जाता है, जिसको काकोरी एक्शन प्लान के नाम से भी जाना जाता है। काकोरी एक्शन प्लान के नाम से भी क्या किया जाता है? एक्शन प्लान के नाम से भी जाना जाता है। एक्शन प्लान के नाम से भी क्या किया जाता है? इसको जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। ठीक है, जाना जाता है। इसी में रामप्रसाद बिस्मिल को क्या किया जाता है? तो फांसी की सज़ा सुना दिया जाता है। ठीक है, और इसके मास्टरमाइंड कौन थे? अगर आपको आंसर पता होगा तो कमेंट करके बताइएगा। अब हम बात कर लेते हैं चौरी चौरा कांड के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स की। कब ये चौरी चौरा कांड होता है? तो 5 फरवरी 1922 को होता है। कब होता है जी? तो 5 फरवरी 1922 को होता है। कहाँ की घटना है? तो उत्तर प्रदेश की घटना है। कहाँ की घटना है? तो उत्तर प्रदेश की घटना है, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की घटना है। ठीक है, पुलिस स्टेशन, इसमें क्या किया जाता है कि पुलिस स्टेशन को जला दिया जाता है। पुलिस स्टेशन को क्या किया जाता है? जला दिया जाता है, जिससे कितने पुलिसकर्मी मारे गए? तो 22 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है? चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी क्या करते हैं? असहयोग आंदोलन को क्या करते हैं? वापस ले लेते हैं। गांधी जी असहयोग आंदोलन को क्या करते हैं? तो वापस ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ये चाहते थे कि आंदोलन, उनका जो मुख्य सिद्धांत था आंदोलन का अहिंसक सिद्धांत होना था, जबकि इसमें क्या हो गया था? हिंसा हो गया था। क्योंकि 22 पुलिसकर्मी का मरना एक मामूली घटना नहीं थी इनके नज़र में। ठीक है, इसलिए वे क्या करते हैं? असहयोग आंदोलन को समाप्त कर देते हैं। ठीक है, और वापस ले लेते हैं। क्या करते हैं? असहयोग आंदोलन को समाप्त कर देते हैं और वापस ले लेते हैं। ठीक, उसके बाद 6 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अगर हम भारत की सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की अगर हम बात करते हैं सबसे लंबी नदी कौन है? तो गंगा है। कौन है? गंगा है। लंबाई की अगर बात करें तो 25 किलोमीटर है। कितना लंबाई है? तो 25 किलोमीटर है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो गंगा भारत की क्या है? सबसे लंबी नदी है। लंबाई कितना है? 25 किलोमीटर है। कहाँ से उद्गम होती है इसकी? तो गंगोत्री हिमनद से। किस हिमनद से? तो गंगोत्री हिमनद से निकलती है। और गंगोत्री हिमनद है कहाँ? तो उत्तराखंड में है। कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड में है। ठीक है, और जब
जब अलकनंदा भागीरथी से मिल जाती है, शुरू शुरू में इसको गंगा कहा जाता है नहीं, शुरू शुरू में इसको भागीरथी कहा जाता है। और जब अलकनंदा भागीरथी से मिल जाती है, भागीरथी से मिल जाती है, कहाँ मिलती है थी? देवप्रयाग में मिलती है, देवप्रयाग में मिलती है। तो जब अलकनंदा भागीरथी से मिल जाती है तो इसको किस नाम से जाना जाता है? तब इसको किस नाम से जाना जाता है? तब इसको गंगा के नाम से जाना जाता है, तब इसको गंगा के नाम से जाना जाता है। वाह, गड़बड़ हो गया ये तो दिख ही नहीं रहा। तब इसको किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लगता है कुछ पीछे हो गया। ओह गॉड, इसको हम जानते हैं गंगा के नाम से। ठीक है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो गंगा के नाम से जानते हैं। कब? जब अलकनंदा भागीरथी से मिल जाती है। जब अलकनंदा किससे मिल जाती है? तो भागीरथी से मिल जाती है, तो इसको हम देवप्रयाग में मिलती है। उसके बाद इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो सबसे लंबी सहायक नदी इसकी यमुना है, घाघरा हो गया, गंडक हो गया, कोसी हो गया, पुनपुन हो गया, ठीक है, सोन हो गया। ये सभी के सभी गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। गंगा मैदान इसी नदी के कारण क्या है? बहुत ही उपजाऊ है। और गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया जाता है। क्या? राष्ट्रीय नदी घोषित किया जाता है। आपको कमेंट करके बताना है कि कब घोषित किया जाता है। ठीक है, ऑलरेडी हम कवर करा चुके हैं। और गंगा में डॉल्फिन पाई जाती है, गंगा में डॉल्फिन पाई जाती है, और यह राष्ट्रीय जलीय जीव है। ठीक है, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो डॉल्फिन है। ठीक है, और डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है जी? तो डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है, डॉल्फिन दिवस आपका 16 अक्टूबर को नहीं, बल्कि कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। कौन सा दिवस? ओजोन दिवस मनाया जाता है। किस मंडल में पाया जाता है? तो ये समताप मंडल में पाया जाता है। और ओजोन को किस में मापते हैं? तो ओजोन को मापते हैं डॉप्सन में। ओजोन को किस में मापते हैं? तो डॉप्सन में मापते हैं। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? डॉप्सन में मापते हैं। ओजोन की रासायनिक सूत्र की बात करते हैं तो O3 होता है। क्या होता है? तो O3 होता है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं कि डॉल्फिन दिवस हो गया 5 अक्टूबर को। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष होती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की बात करते हैं तो 1935 में होती है। ठीक है, 1942 में क्या होता है? भारत छोड़ो आंदोलन होता है। किस अधिवेशन में पारित होता है? तो बम्बई अधिवेशन में। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, और इसी में गांधी जी करो या मरो का नारा देते हैं। इसी में गांधी जी क्या करते हैं? करो या मरो का नारा देते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब होती है? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है 1930 में। ठीक है, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब होती है? तो 1930 में होती है। और 1947 में हमारा देश क्या हो जाता है? आज़ाद हो जाता है। हमारा देश क्या हो जाता है? तो आज़ाद हो जाता है। ठीक, अब रिजर्व बैंक से हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना कब होती है जी? तो 1 अप्रैल 1935 को होती है। कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को होती है। कौन सा आयोग की सिफारिश पर होती है? तो यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर होता है। और ये भारत का क्या है? भारत का यह केंद्रीय बैंक है। भारत का कौन सा बैंक है? तो भारत का यह केंद्रीय बैंक है। भारत का यह कौन सा बैंक है? तो केंद्रीय बैंक है। इसका मुख्यालय की बात करते हैं तो मुंबई है। अच्छा, नाबार्ड का भी मुख्यालय कहाँ है? नाबार्ड के भी अगर हम मुख्यालय की बात करते हैं तो नाबार्ड का भी मुख्यालय क्या है? तो मुंबई है। मुंबई को क्या कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। क्या? भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। किसको? तो मुंबई को। भारत की वित्तीय मतलब पैसा, रुपया पैसा से मामला होता है। वित्तीय राजधानी कहा जाता है। वित्तीय राजधानी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। ठीक, उसके बाद आरबीआई क्या करता है? तो आरबीआई मुद्रा जारी करता है। आरबीआई क्या करता है? तो आरबीआई मुद्रा जारी करता है और बैंकों को नियंत्रित करने का काम करता है। इसको बैंकों का बैंक भी कहते हैं। क्या? इसको बैंकों का बैंक भी कहते हैं। ठीक, और यह सरकार का भी बैंक है। किस चीज़ का बैंक है? तो यह सरकार का भी बैंक है। और विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करती है, मैनेजमेंट करती है। कौन? विदेशी मुद्रा का प्रबंधन कौन करती है? तो आरबीआई करती है। उसके बाद मौद्रिक नीति का संचालन करती है। किस चीज़ का संचालन करती है? तो मौद्रिक जो नीति होता है उसका क्या करती है? संचालन करती है। ठीक, और इसकी राष्ट्रीयकरण की बात किया गया। कब राष्ट्रीयकरण होता है? तो 1949 में होता है। और प्रथम अगर हम प्रथम गवर्नर की बात करते हैं, प्रथम गवर्नर कौन बने? तो ये बनते हैं ऑसबर्न स्मिथ बनते हैं। कौन बनते हैं? ऑसबर्न स्मिथ। ठीक है, स्मिथ बनते हैं। और प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करते हैं तो ये बनते हैं सीडी देशमुख बनते हैं। कौन बनते हैं? तो सीडी देशमुख बनते हैं। और अगर हम वर्तमान गवर्नर की बात करते हैं, कौन है? संजय मल्होत्रा है। वर्तमान गवर्नर की बात करते हैं तो कौन है? 26वें क्रम के हैं। कौन है? तो संजय मल्होत्रा है। ठीक है,
अगला प्रश्न लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कौन सी गैस उपयोग होती है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कौन सी गैस उपयोग होती है? तो उपयोग की बात करते हैं तो कौन सा गैस उपयोग होती है जी? तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग होती है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो कौन सा गैस उपयोग होता है? CO2 होता है। और इसमें प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में किस चीज़ का होना आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण की अगर हम प्रक्रिया की बात करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की अगर हम प्रक्रिया की बात करते हैं तो उसमें सूर्य का प्रकाश होना आवश्यक है, क्लोरोफिल का मौजूद होना अनिवार्य है। ठीक है, क्लोरोफिल का होना आवश्यक है। ठीक, उसके बाद इसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा क्या होता है? तो भोजन का निर्माण होता है, पौधों में भोजन का निर्माण होता है। उसके बाद इसमें किस गैस का उत्सर्जन होता है? जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें किस गैस का निष्कासन होता है या फिर निकलती है? तो ऑक्सीजन गैस क्या होती है? ऑक्सीजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? तो ऑक्सीजन गैस निकलती है। और यह कहाँ होता है? तो पत्तियों में होता है। ठीक है, पत्तियों में होता है। ठीक, और पत्तियों को क्या कहा जाता है? पादप का रसोई घर कहा जाता है। ठीक है, ये पादप का रसोई घर क्या कहलाता है? पत्तियों को कहलाता है। ठीक है, और पत्ता का हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है, इसमें जल का उपयोग किया जाता है। क्या? जल जड़ से ले लिया जाता है। जो पौधा होता है, जो भी पौधा होता है वो क्या करता है? तो जड़ से क्या करता है? जल ले लेता है। और जल को पहुंचाने का काम कौन सा ऊतक करता है? तो जाइलम ऊतक करता है। कौन सा ऊतक करता है जी? तो जाइलम ऊतक करता है। ठीक, और भोजन को स्थानांतरण करने का काम कौन सा ऊतक करता है? तो फ्लोएम ऊतक करता है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं कि ये किस में होता है? तो हरित पौधे में होता है। किस में होता है? तो हरित पौधे में होता है। ठीक, उसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करते हैं किस वर्ष होती है? तो 1885 में होती है। कब होती है? तो 1885 में होती है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। स्थापना 1885 में होती है। संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम थे। कौन से संस्थापक? तो ए.ओ. ह्यूम थे। पहला अधिवेशन होता कहाँ है? तो बॉम्बे होता है, बॉम्बे में होता है। पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, जिनको व्योमेश चंद्र बनर्जी फुल नेम है। क्या? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। उसके बाद प्रारंभ में ये किस प्रकार के नेता, इसमें प्रारंभिक नेता कैसे थे? तो नरमपंथी नेता थे। किस प्रकार के नेता थे? तो नरमपंथी नेता थे। और इसमें जो प्रमुख नेता थे वे कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ठीक, उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले थे, और ये क्या करते हैं? स्वराज की मांग करते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन का ये केंद्र रहता है। कौन सा राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र कौन सा रहता है? तो ये कांग्रेस रहता है। ठीक है, और 1947 तक नेतृत्व किया। ठीक है, 1947 तक नेतृत्व करने का काम कांग्रेस ही करता है। ठीक है, और 1947 के समय में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी थे। कौन? जे.बी. कृपलानी थे। और प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करते हैं तो वो एनी बेसेंट थी। कौन? प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करते हैं तो वो थी एनी बसेंट। कौन थी? एनी बसेंट थी। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करते हैं, प्रथम भारतीय महिला तो सरोजनी नायडू थी। कौन थी? सरोजनी, जिन्हें भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, सरोजनी नायडू थे। सरोजनी नायडू थी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? गोबी की, सहारा की, थार की, कलाहारी? ठीक है, तो भारत की अगर हम सबसे बड़ा मरुस्थल की बात करते हैं तो कौन सा है? कमेंट करके बताइए। थोड़ा सा आपको हम टाइम देते हैं। ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो भारत की अगर हम सबसे बड़ा मरुस्थल की बात करते हैं तो कौन सा मरुस्थल है जी? तो वो है थार मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है? तो वो है थार मरुस्थल है। ठीक, कौन सा मरुस्थल है? तो थार मरुस्थल है। ठीक, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो एक कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। भारत पाकिस्तान के सीमा पर स्थित है। और भारत पाकिस्तान को सीमा को कौन सा लाइन बोलते हैं? तो रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। कौन सा लाइन बोलते हैं? तो रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। क्या? रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। भारत और पाकिस्तान की सीमा को कौन सा लाइन बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। ठीक है, और ऊँट यहाँ के क्या है? प्रमुख पशु है। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। ठीक है, और दिन रात तापमान का सर्वाधिक अंतर कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान में पाया जाता है। और यहीं पे राजस्थान में ही इंदिरा गांधी नहर है। और एक और बात, 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और महिला साक्षरता, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और महिला साक्षरता में सर्वाधिक अंतर, पुरुष और महिला साक्षरता में सर्वाधिक अंतर वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका राजस्थान ही है। और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से नंबर 1 यानी सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला
राज्य कौन सा है, तो राजस्थान ही है। कौन सा है, तो राजस्थान ही है। इसकी राजधानी की अगर हम बात करते हैं तो जयपुर है, ठीक है, जयपुर है। राजस्थान की राजधानी कहाँ है, तो जयपुर है, ठीक। उसके बाद गुलाबी शहर कहाँ है, कमेंट करके बताइएगा जी। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थाई अध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद थे। और अस्थाई की बात करते हैं तो अगर हम अस्थाई की बात करते हैं तो वे थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन, सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो राजेंद्र प्रसाद प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं 11 दिसंबर 1946 को चुने जाते हैं। कब, 11 दिसंबर 1946 को चुने जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं संविधान सभा की अध्यक्षता की। इन्होंने ही ठीक है, इन्होंने ही संविधान सभा की क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति ये बनते हैं कौन, ये आपके राजेंद्र प्रसाद ही बनते हैं। और कैबिनेट मिशन में ये कृषि मंत्री थे, ठीक है। कौन मंत्री थे, तो कृषि मंत्री थे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं इनका जन्म बिहार के जीरादेई नामक स्थान पर होता है। उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने क्या करते हैं, भाग लेते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते भी हैं, ठीक। गांधी जी के क्या थे, निकट सहयोगी थे। राष्ट्रपति कब बनते हैं, तो 1950 में बनते हैं। और इनको भारत रत्न कब मिलता है, तो 1962 में भारत रत्न मिलता है, जब भारत चीन युद्ध हो रहा होता है, ठीक है। जब भारत चीन युद्ध होता है उसी समय क्या होता है कि 1962 में इनकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद इनको भारत रत्न मिलता है, ठीक है। सॉरी। 22वां प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करते हैं तो कब शुरू होता है, 1930 में शुरू होता है। कब होता है, तो 1930 में होता है। नेतृत्व कौन करते हैं, गांधी जी नेतृत्व करते हैं। इसमें नमक सत्याग्रह की शुरुआत होता है। दांडी मार्च सबसे पहले शुरू कब होता है, दांडी मार्च, तो 12 मार्च 1930 को। दांडी कहाँ है, तो गुजरात में है। दांडी है कहाँ, तो गुजरात में है, ठीक है। उसके बाद साबरमती आश्रम की स्थापना कौन करते हैं, तो महात्मा गांधी करते हैं। और इसमें जो मुख्य लक्ष्य था क्या था, तो साबरमती आश्रम से दांडी तक यात्रा करना था। साबरमती आश्रम से दांडी तक यात्रा करना था। लंबाई की अगर हम बात करें तो 240 मील था लगभग, ठीक है, 240 मील था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो अंग्रेजी कानूनों का उल्लंघन करना था। क्या, अंग्रेजी कानूनों का उल्लंघन करना था तथा कर न देने का आंदोलन था, ठीक है। क्योंकि उस समय नमक पर भी टैक्स लगता था। क्या, नमक पर भी टैक्स लगता था। तो मुख्य जो गांधी जी का उद्देश्य था, कर न देने का आंदोलन और अंग्रेजी कानूनों का। और उस समय नमक बनाने का काम केवल कौन कर सकते थे, अंग्रेजी कर सकते थे, ठीक। 13वां प्रश्न, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है। भाखड़ा नंगल जो परियोजना है किस नदी पर है, गंगा, सतलज, नर्मदा या गोदावरी। अगर आपको आंसर पता है तो ये पॉज करके कमेंट कर सकते हैं। तो भाखड़ा नंगल परियोजना की बात करते हैं तो ये सतलज नदी पर। प्राचीन नाम क्या है, तो शत्रुदी है। क्या है, शत्रुदी है, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, तो सतलज ये कौन सा सतलज नदी पर है। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है, तो सतलुज नदी पर है। ये किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश में है। भाखड़ा बांध विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। नांगल बांध की सहायक संरचना है, ठीक है। एक किस प्रकार की परियोजना है, तो बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना उसको बोलते हैं जिसमें बहुत सारे उद्देश्य की प्राप्ति होती है। जैसे सिंचाई हो गया, सिंचाई की प्राप्ति हो गया। जल विद्युत, इससे विद्युत भी बन जाएगा, जल विद्युत हो गया, ठीक है। उसके बाद बाढ़ नियंत्रण। तो एक साथ जब बहुत सारे उद्देश्य की प्राप्ति होती है तो उसी को क्या बोलते हैं, बहुउद्देशीय बोलते हैं। सिंचाई में सहायक होता है, बिजली उत्पादन में मदद करता है। और सबसे ज़्यादा लाभ किस राज्य को हुआ, तो पंजाब और हरियाणा को, ठीक। हरित क्रांति में इसका योगदान महत्वपूर्ण रहता है। हरित क्रांति में इसका योगदान क्या रहता है, महत्वपूर्ण रहता है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं 14 नंबर प्रश्न है। कितना नंबर प्रश्न है जी, 14 नंबर प्रश्न है। मुद्रा योजना का संबंध किससे है। क्या, मुद्रा योजना का संबंध किससे है, बड़े उद्योग से है कि विदेशी व्यापार से है कि सूक्ष्म एवं लघु उद्योग से है या फिर कृषि बीमा से है, ठीक है। तो मुद्रा योजना की अगर हम बात करते हैं किससे है, तो इसका जो सही जवाब है यह है सूक्ष्म एवं लघु उद्यम से है। किससे है, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम से है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर हम बात करते हैं, इसकी शुरुआत कब होती है, तो इसकी शुरुआत होती है 2015 में। इसकी शुरुआत कब होती है, तो 2015 में होती है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किसके लिए, तो सूक्ष्म उद्यमों के लिए। किसके लिए, तो सूक्ष्म उद्यमों के लिए। इसमें क्या किया जाता है कि बिना गारंटी के ऋण दिया जाता है। क्या, बिना गारंटी के ऋण प्रोवाइड किया जाता है, प्रदान किया जाता है। इसमें किस किस को शामिल किया गया था, शिशु को, किशोर को, तरुण को शामिल किया गया। यानी छोटा बच्चा से लेकर तरुण तक, ठीक है, तरुण तक सभी क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं।
और लोन लेते समय उनको किसी भी प्रकार की गारंटी देने की कोई भी प्रावधान नहीं, यानी कोई भी गारंटी नहीं देना पड़ता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो स्वरोजगार को बढ़ावा देना है, छोटे छोटे जो व्यापारी होते हैं उनको लाभ पहुंचाना है, और स्टार्टअप को क्या करना है, सहायता देना है। ठीक, बैंक व एनबीपी से वो किस चीज़ से लोन ले सकते हैं, तो बैंक से ले सकते हैं या फिर एनबीएफसी से ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इससे होगा क्या, तो वित्तीय समावेशन का इसमें लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वित्तीय समावेशन का क्या किया जाता है, तो लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। ठीक, उसके बाद 15 नंबर प्रश्न, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है, तो ये होता है आपका गुर्दे में होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, किडनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किडनी बोलते हैं। यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। ठीक है, यकृत। उसके बाद हृदय क्या करता है, आपका रक्त को पंप करने का काम करता है। गुर्दे क्या करता है, तो रक्त को शुद्ध करता है। जो किडनी होता है वो क्या करता है, रक्त को शुद्ध करता है। कितना कितना ये होता है आपका किडनी की कितना होता है, किडनी की अगर हम बात करते हैं, किडनी 2 होते हैं। किडनी कितने होते हैं, तो किडनी 2 होते हैं। ठीक, उसके बाद इसकी अगर हम बात करें, जो किडनी की क्रियात्मक इकाई कौन सा होता है, तो नेफ्रॉन होता है। कौन सा होता है, तो नेफ्रॉन होता है। ठीक है, और यह मूत्र का निर्माण करता है। किस चीज़ का निर्माण करता है, तो मूत्र का निर्माण करता है, और अपशिष्ट पदार्थ को हटाने का भी काम करता है। किसका, अपशिष्ट पदार्थ को हटाने का काम करता है। जल संतुलन बनाए रखता है। क्या, जल संतुलन बनाए रखता है। रक्तचाप नियंत्रण में सहायक होता है। रक्तचाप नियंत्रण में क्या होता है, सहायक होता है। और यूरिया का क्या करता है, तो निष्कासन करता है, यानी निकालता है। ठीक, और होता कहाँ, तो पीठ के निचले भाग में स्थित होता है। कहाँ, पीठ के जो पीठ होता है उसके निचले भाग में यह स्थित होता है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं अगला प्रश्न, दक्कन का पठार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से बना है। दक्कन का जो पठार है मुख्यतः किस प्रकार के चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। आपको आंसर पता होगा तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कि आखिर दक्कन का जो पठार है किस प्रकार के चट्टानों से मिलकर बना हुआ है, तो ये मिलकर बना हुआ है आग्नेय चट्टान से मिलकर बना हुआ है। किससे, तो आग्नेय चट्टान से मिलकर ये बना हुआ है दक्कन का पठार। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम फैक्ट्स की बात करते हैं, तो दक्कन का पठार किससे बना हुआ है, ये वाला जो इलाका है, ये वाला जो इलाका है क्या कहलाता है, तो दक्कन का पठार कहलाता है। ठीक है, ये वाला जो इलाका है ये दक्कन का पठार कहलाता है। ठीक है, इधर हो गया आपका पश्चिमी तट, और इधर हो गया कौन सा, पूर्वी तट। इधर हो गया ये पश्चिमी तट है, और ये कौन सा तट है, तो पूर्वी तट है। और जो बीच वाला जो क्षेत्र होता है वो कौन सा इलाका होता है, तो दक्कन का पठार होता है। ठीक है, और किस प्रकार के चट्टान से मिलकर बना हुआ है, तो आग्नेय चट्टान से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और इसमें कौन सा प्रमुख होता है, तो बेसाल्ट प्रमुख है। ठीक है, बेसाल्ट किसका एग्जाम्पल है, तो आग्नेय का ही है। इसको दक्कन ट्रैप के नाम से भी जानते हैं, दक्कन ट्रैप क्षेत्र भी बोलते हैं। और इसका उद्गमन की बात करते हैं तो ज्वालामुखी की उत्पत्ति से होता है। इसका क्या चीज़ से होता है, तो ज्वालामुखी की उत्पत्ति से होता है। देखिए मेनली होता ये है, मेनली होता क्या है कि आग्नेय चट्टान होता कौन सा है, तो ये अगर ज्वालामुखी है। ठीक है, अगर ये ज्वालामुखी है तो इसमें से क्या होती है, अंगार निकलती है। ठीक है, अंगार निकलती है। ठीक है, यानी जो भी मैग्मा होता है पृथ्वी के अंदर, जो भी मैग्मा होता है, ठीक है, वो क्या होती है, बाहर निकलती है। और जब बाहर निकलती है तो ये मैग्मा क्या होता है, पृथ्वी के सतह तक ये पहुँच जाता है, और यहाँ पर ठंडा होकर क्या हो जाता है, यहाँ पर ये द्रव में अवस्था में होती है। और जैसे जैसे नीचे आती है मौसमी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, हवा लगता है, उसमें वर्षा होता है, तो क्या होता है कि इस रूप में बन जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, अवसादी चट्टान बोलते हैं। जिस चट्टान का निर्माण होता है, ठीक है, ज्वालामुखी से निकलने के बाद जिस चट्टान का निर्माण होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, अवसादी चट्टान बोलते हैं। ठीक, इसमें मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो काली मिट्टी पाई जाती है, और कपास की खेती के लिए क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, दक्षिण भारत में स्थित है। दक्कन का पठार किस भारत में स्थित है, तो दक्षिण भारत में स्थित है। और प्राचीन भूभाग, ये कौन सा भूभाग है, तो सबसे प्राचीन भूभाग है। पठारी स्थलाकृति, यहाँ पर बहुत से प्रकार के पठार पाए जाते हैं। ठीक है, और पठार उसको बोलते हैं जिसका जो टॉप पॉइंट होता है, यानी सबसे ऊपरी भाग होता है वो फ्लैट होता है, यानी टेबल जैसा होता है। ठीक है, और माउंटेन कौन सा होता है, ये नुकीला जिसमें होता है, जिसमें नुकीला होता है वो माउंटेन होता है। और जो एकदम फ्लैट हो यानी टेबल जैसा हो, ठीक है, जिस प्रकार आप चौकी पर बैठते हैं ना, तो वही वैसे ही वो होता है आपका जो भी पठारी होता है। ठीक है, जो भी पठारी होता है वो इस टाइप का होता है, मतलब हाइट पता होता है, लेकिन उसका जो सबसे ऊपरी जो भाग होता है, सबसे ऊपरी भाग होता है वो भी क्या होता है, फ्लैट होता है। ठीक है, नुकीला इस टाइप का नहीं होता। ठीक,
ये खनिज संपदा से प्रचुर है। क्या है? खनिज संपदा से क्या है? तो प्रचुर है। ठीक। उसके बाद अगला प्रश्न, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध है कृषि उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध किससे है जी? तो एक कृषि उत्पादन से संबंधित है। ठीक। कब शुरू होता है? तो 1960 के दशक में शुरू होता है। और इसमें किस प्रकार के बीज का प्रयोग किया जाता है? तो हाई यील्डिंग वेराइटीज बीज का प्रयोग किया जाता है। उच्च उपज बीज का प्रयोग किया जाता है। किसका? ये आपका पूछा हुआ प्रश्न है। ये भी किस प्रकार के बीज का प्रयोग किया जाता है? तो हाई, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया था, हाई यील्डिंग वेराइटीज बीज का प्रयोग किया जाता है। ठीक। हाई हो गया, यील्डिंग हो गया, हाई यील्डिंग वेराइटीज। ठीक। सिंचाई का इसमें क्या किया जाता है? तो विस्तार किया जाता है। अगर हम कुछ महत्वपूर्ण अगर राज्य की बात करते हैं जिस पर सबसे ज़्यादा हरित क्रांति का प्रभाव पड़ता है, तो पंजाब और हरियाणा। और दक्षिणी भारत में बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, टैब से याद रख सकते हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक। उसके बाद बात करते हैं कि गेहूं उत्पादन बढ़ा। इसमें किस चीज़ का उत्पादन बढ़ता था? सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन बढ़ता है, इसीलिए पंजाब को आज भी गेहूं का कटोरा कहते हैं। और इसके जनक कौन है? भारत में अगर इसके जनक की बात करते हैं तो भारत में इसके जनक है एम एस स्वामीनाथन। भारत में इसके जनक कौन है? तो एम एस स्वामीनाथन। भारत में इसके जनक कौन है? तो एम एस स्वामीनाथन। अगर हम विश्व स्तर पर बात करें तो ये वर्गीज कुरियन नहीं बल्कि नॉर्मन बोरलॉग माने जाते हैं। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग माने जाते हैं। ठीक, नॉर्मन बोरलॉग माने जाते हैं। इसमें हम खाद्य उत्पादन में क्या हो गए? हम लोग आत्मनिर्भर बन गए और आधुनिक कृषि तकनीक का प्रयोग किया गया। और हानि क्या होता है? तो जैव विविधता की हानि होती है। इसमें हरित क्रांति से किस चीज़ की हानि होती है? जैव विविधता की हानि होती है। और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण पर कैसा प्रभाव पड़ता है? तो पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये भी प्रश्न किया गया है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर दिए हैं। ठीक। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना कब होती है? ठीक है, इसरो की अगर हम स्थापना की बात करते हैं तो इसरो की स्थापना होती है 1969 में। और 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया जाता है। क्या? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया जाता है, बैंकों का। इस समय पीएम कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। राष्ट्रीयकरण भी इसी समय किया जाता है। इसकी अगर हम स्थापना की बात करते हैं तो 15 अगस्त 1969 को स्थापना होती है। 15 अगस्त 1969 को। अगर हम इसरो की मुख्यालय की बात करते हैं, अच्छा इसरो का फुल फॉर्म पता है? इसरो का फुल फॉर्म पता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, मुख्यालय बेंगलुरु में है। कहाँ? तो बेंगलुरु में है। ठीक है। और इसके संस्थापक कौन कहे जाते हैं? तो अगर हम संस्थापक की बात करते हैं तो इसके संस्थापक कहे जाते हैं विक्रम साराभाई। कौन कहे जाते हैं जी? इसके संस्थापक की बात करते हैं तो कौन कहे जाते हैं? तो विक्रम साराभाई। उसके बाद बात करते हैं कि यह किस प्रकार की संस्था है? तो अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था है। अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था है। ठीक है। और किस प्रकार के रॉकेट का प्रयोग करती है? तो PSLV और GSLV के रॉकेट का प्रयोग करती है। ठीक है, किस प्रकार के रॉकेट का प्रयोग करती है? तो PSLV और GSLV का प्रयोग करती है। ये चंद्र मिशन, मंगलयान मिशन, संचार उपग्रह, ये सभी चीज़ें किससे भेजी जाती है? तो इसरो से ही क्या किया जाता है? प्रक्षेपित किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि मौसम पूर्वानुमान में क्या करता है? सहायता करता है। मौसम का जो पूर्व अनुमान होता है उसको मौसम के पूर्व अनुमान करने में यह सहायक होता है। मौसम को पूर्व अनुमान करने में क्या करता है? यह सहायक होता है। ठीक है। अभी आपको कमेंट करके बताना है कि अभी इसरो के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसरो के वर्तमान अध्यक्ष की बात करते हैं तो ये कौन है? ठीक है। चलिए, इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह सेशन कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट हमको बहुत मोटिवेट करता है। थैंक यू अगेन।